हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक सर्च, जहां पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरी अपने फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी 16 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स दे सकते हैं। तो हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं ना अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने टेक्सटाइल चैनल के लिए, तो उससे पहले हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं। तो मैंने भी इस वीडियो को बनाने से पहले काफ़ी सारे वीडियोस रेफर करी हैं, यूट्यूब चैनल कई ब्लॉग्स देखे हैं काफ़ी सारी। तो उन सब में एक कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है ना, तो उसमें लोग कहते हैं कि अपनी 16 लाख अपने 20 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स दें। तो बेसिकली अगर मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा अपने 16 लाख कोई 20 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स दे, ठीक है। लेकिन हमारी इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने आपके टैक्स सेविंग ऑप्शंस बता सकें। तो हम इस वीडियो में आपको पहले एक ओवरव्यू बताएंगे ओल्ड टैक्स में और न्यू टैक्स में, फिर उसके बाद हम आपको इस वीडियो में आज ओल्ड टैक्स के हिसाब से टैक्स भी कैलकुलेट करके बताएंगे, और न्यू रिटर्न के हिसाब से हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, उसमें भी हम आपको टैक्स सेविंग के मैक्सिमम ऑप्शंस बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओल्ड टैक्स रिजाइन में और न्यू टैक्स रिजाइन में क्या टैक्स स्लैब्स हैं और क्या टैक्स रेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ बना देता हूँ न्यू के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है 0 to 2.5 लाख पे। तो ओल्ड टैक्स में इस पे है निल रेट और न्यू टैक्स में भी इस पे है निल रेट। तो जो अगला टैक्स स्लैब्स आता है ना, तो वो हमारा बनता है 2.5 से 5 लाख तक बनता है हमारा, 2.5 लाख का इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें जो ओल्ड टैक्स में बनता है वो बनता है हमारा 5% टैक्स और न्यू में बनता है 5% टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे टैक्स स्लैब आता है वो आता है हमारा 5 लाख से लेके 10 लाख तक, ठीक है। ये हमारा ओल्ड में रहता है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा बाइफरकेट करके लिखूँ ना, तो आपको समझने में ईजी होगा कि हमारा ओल्ड टैक्स में और न्यू टैक्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसको लेता हूँ 5 लाख से 7.5 लाख तक, और एक और स्लैब बना लेता हूँ इसके नीचे 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक। तो इसमें जो हमारा ओल्ड में बनता है वो बनता है 20%, ठीक है। और वहीं न्यू में अगर हम देखेंगे तो टैक्स रेट कम है, 5 से 7.5 में बनता है हमारा 10% और 7.5 से 10 में बनता है हमारा 15% टैक्स स्लैब, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगला स्लैब बनता है हमारा 10 लाख से 12.5 लाख का, और फिर एक और स्लैब बना देंगे हम समझने के लिए 12.5 से 15 लाख में। तो इसमें जो हमारा ओल्ड टैक्स में हमारा बनता है वो बनता है 30%, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमारा न्यू में ये अगर हम देखेंगे तो न्यू में हमारा इसमें आएगा 20%, 25%, ठीक है। और फिर हम एक और स्लैब बना देते हैं अबव 15 लाख का। अगर हमारी इन टैक्सेबल इनकम अबव 15 लाख है तो हमारा टैक्स स्लैब क्या बनेगा, हमारा टैक्स स्लैब बनेगा यहाँ पे 30% और यहाँ पे भी बनेगा हमारा 30%, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टैक्स स्लैब जो हमारा ओल्ड और न्यू के हिसाब से है, ठीक है। तो जो अब हमने जैसे इस वीडियो में बताया था आपको कि हम लोग ये नहीं बताने वाले कि आप अपने 20 लाख 25 लाख की इनकम में जीरो टैक्स कैसे कर ले, ठीक है। हम लोगों का मोटिव ये है, हमारा एग्जैक्ट टैक्स टीम मोटिव ये है आप तक पहुंचाने का कि आप एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर आपको अपनी मैक्सिमम टैक्स सेविंग की स्कीम्स पता हो। तो मैं आपको, जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको पहले टैक्स रेट समझाऊंगा, टैक्स स्लैब समझाऊंगा ओल्ड न्यू में, फिर उसके बाद मैं आपको एक कैलकुलेशन भी करके दूंगा ओल्ड टैक्स रिटर्न के हिसाब से कि कैसे कैसे आपको अपने मैक्सिमम टैक्स सेविंग ऑप्शन पता हो और कैसे आप टैक्स जीरो कर सकते हैं, ठीक है। ये टैक्स सेविंग्स में आता है। टैक्स एवेजन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आपको भी नहीं करनी चाहिए। यू शुड पे योर टैक्स रेगुलरली। तो अब मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं कि आपको अपना टैक्स तो अब जैसे कि मैं इसकी हेडिंग में भी डाल देता हूं टैक्स सेविंग्स में, टैक्स सेविंग्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग ओल्ड के हिसाब से देखने वाले हैं ना आज इसमें। तो हम लोग ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी में एज एन इंडिविजुअल कोई बंदा हायर होता है तो उसकी अगर एनुअल सीटीसी 16 लाख है,
तो उस पे वो कैसे कैसे टैक्स सेविंग ऑप्शंस अपने कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ताकि उसका टैक्स जीरो बने या फिर वो टैक्स ना पे कर सके। ठीक है, तो ये टैक्स सेविंग सारे ऑप्शंस हैं। तो अब अगर कोई भी कंपनी अपना एनुअल सिटी से उसका 16 लाख है ना, तो उसको अपनी बेसिक सैलरी 15%, मिनिमम 15% ऑफ एनुअल सिटी से रखनी पड़ती है। क्योंकि बेसिक सैलरी 15% इसलिए लगते हैं, 50% इसलिए लगते हैं क्योंकि एनुअल सीटीसी का ना 50% तो कोई टैक्स सेविंग कर ही ना पाए, वो टैक्स पे भरना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, इसलिए एनुअल सीटीसी 50% करते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक सैलरी लेके चलते हैं, बेसिक सैलरी 8 लाख रुपीस। ठीक है, जो कि होता है हमारा 50% ऑफ सीटीसी। ठीक है, एनुअल सीटीसी का हमारा 50% होता है बेसिक सैलरी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसमें से ईपीएफ डिडक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉयर का। ठीक है, जो कि हमारा रहता है मिनिमम 12%। 12% रहता है मिनिमम हमारा बेसिक का, 12% ऑफ बेसिक। ठीक है, तो 12% ऑफ बेसिक कितना आ गया, बेसिक हमारी सैलरी 8 लाख है, उसको 12% आ गया 96,000। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि क्या सैलरी आती है हमारी, तो वो बनेगी हमारी 15,04,000 रुपीज़। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब जो एक मेजर कंपोनेंट आता है ना कि किसी भी सैलरीड इंडिविजुअल का, कि कहाँ से वो बेसिक अपना टैक्स बचा सकता है, वो होता है एचआरए का कंपोनेंट। एचआरए में लोग अपना 25%, 30%, 35% तक टैक्स वहाँ पर एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, अपना इनकम एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, ताकि उस पर टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, तो मैं मिनिमम 25% लेके चलता हूँ एचआरए का कंपोनेंट का, 25% की उतना एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो इसका 25% हो गया, अराउंड 4 लाख तक हम एग्जेम्प्ट लेके चलते हैं उसका। फिर इसके बाद अब इसमें काफ़ी सारी अलाउंसेस मिलते हैं आपको एज एन इंडिविजुअल, एज सैलरीड इंडिविजुअल। जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस उसमें मिलते हैं। तो अब मैं एक एक करके वो अलाउंसेस देखता हूँ और आपको मैं बताता रहूँगा कि कौन कौन से अलाउंस है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और एक और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस भी मिलता है हमें। ये जो दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, ये हमें सिर्फ 2 किड्स पे मिलती हैं, मतलब मैक्सिमम 2 किड्स पे आप लोग ये क्लेम कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट क्या होती है, तो जो हमें ये मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो हमें मिलता है 2400 की उसकी लिमिट होती है। ठीक है, तो हम ये हटा देंगे, और हॉस्टल अलाउंस में 7200 तक हम ये हटा देते हैं। फिर उसके बाद हमें बनता है लीव ट्रैवल अलाउंसेस, जिसे हम कहते हैं LTA। ठीक है, ये हमें मिलता है ट्वाइस इन 4 ईयर्स। तो इसकी लिमिट मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी, तो हमारा यहाँ तक आ गया। उसके बाद जो हमारी नेट सैलरी बनती है ना, इसके बाद वो बनेगी हमारी 1044400। तो ये हमारी नेट सैलरी बनेगी। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी एक इंडिविजुअल है वो इन सारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर सकता। कोई भी इंडिविजुअल सारे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये वीडियो पूरी उसके लिए ही है कि आपको अपने सारे मैक्सिमम टैक्स सेविंग ऑप्शंस पता रहे। ठीक है, अब ये नहीं कि एक बंदे का टैक्स चिल्ड्रंस भी हो, उसका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी करे, फिर उसके बाद एचआरए भी क्लेम करे, उसको ईपीएफ का एम्प्लॉयर भी मिले। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम की ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, बट सब लोग नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, फिर नेट सैलरी के बाद अगर मैं इसमें से लेस कर दूं,
स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरी वाले को मिलते हैं, कि अज्यूम करते हैं कि इतना तो खर्चा हुआ ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर मान लीजिए आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, मतलब आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी लोन पे ली है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, होम लोन की ईएमआई पे कर रहे हैं, मान लिया आप 30,000 रुपये पर मंथ भी इंटरेस्ट पे ईएमआई पे कर रहे हैं ना, तो फिर मान लीजिए आपका साल का होगा 3,60,000 रुपीज़, तो उसमें से आप 2 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट आपका इंटरेस्ट के डिडक्शन मिल जाएगा, और वो आ जाएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में। और जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, वो आप अपनी सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हाउस प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ₹2 लाख, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा बच जाता है वो बच जाता है इतना इनकम 7,94,400, ठीक है। तो ये हमारा बच जाता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद। फिर उसके बाद अब आती हैं काफ़ी सारी डिडक्शंस, ठीक है। 80C की आती हैं, 80CD की आती हैं, डी की आती हैं, 80E की आती हैं। तो ये सारी डिडक्शन मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें सारी डिडक्शन इंक्लूड नहीं है, बट वो मेजर पॉसिबल डिडक्शन है जो एज एन इंडिविजुअल कोई बंदा क्लेम करेगा, ठीक है, और जो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे बेसिक डिडक्शन जो स्टार्ट होती है वो होती है हमारी 80C की, ठीक है। 80C की जो लिमिट होती है वो होती है 1.5 लाख तक की, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 80C में जब हम आए हैं तो मैं आपको एक बार ये डिफाइन करवा देता हूं कि 80C में मैक्सिमम डिडक्शन हम लोग कितनी और क्या क्या पॉसिबल डिडक्शन है जो हम 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर है या फिर आपके लिए मोस्ट सूटेबल होनी चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मोस्ट पॉपुलर 80C डिडक्शन, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है हमारा ELSS फंड, ELSS, ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ये बहुत अच्छी स्कीम है जहां पर मतलब अब एक एज एन इंडिविजुअल ना आप चाहते हैं कि आपका टैक्स कम हो, ठीक है, लेकिन हाथों हाथ आपको ये चीज भी देखनी चाहिए, आपका टैक्स तो कम जाए बट आप उसके टैक्स सेविंग के लिए जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं ना वहां से आप मैक्सिमम रिटर्न्स भी कमा पाए, ठीक है। तो आपको अपना सिर्फ टैक्स कम नहीं करना, आपको अपनी रिटर्न भी मैक्सिमाइज करनी है ताकि आपको बेनिफिट मिले। एट द एंड सब लोग यही चाहेंगे कि हाथ में ज्यादा पैसा होना चाहिए, ठीक है। टैक्स देने के बाद भी भले आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन अगर आपके रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं ना तो आपको वो बेनिफिशियल है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, ठीक है। तो ELSS रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा PPF। हालांकि इसको आपको हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड और डिटेल वीडियो मिल जाएगी 80C की डिडक्शन पे या और किसी की डिडक्शंस पे और भी डिडक्शंस पे। NPS, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आता है हमारा यूलिप, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम। अब सुकन्या समृद्धि स्कीम के अलावा एक है SCSS। तो अब ये जो सारी डिडक्शंस है ना हमारी, ये हैं मोस्ट पॉपुलर 80C डिडक्शंस। तो बट अगर आप किसी इनमें किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप किसी डिडक्शंस के लिए, तो इन सब चीज़ों में एक लॉक इन पीरियड होता है। तो हमारी वो डिटेल वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चलेंगी कि NSC ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, सुकन्या समृद्धि में 21 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो ये सारी लॉक इन पीरियड्स आपको उस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा। आप उस वीडियो को देखने के लिए सिर्फ सर्च कीजिएगा डिडक्शंस इन इनकम टैक्स फ्रॉम टेक्सार्च, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम 80C की डिडक्शंस मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी पॉसिबल डिडक्शंस होती हैं और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप इधर भी देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी रहे, ठीक है। तो ये रही हमारी 8 मोस्ट पॉपुलर 80C की डिडक्शंस जो आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कैलकुलेशन पे, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैसे टैक्स हम लोग सेव करेंगे,
ठीक है, तो हमने 80C की डिडक्शन लेस कर दी। फिर उसके बाद अगर आप अपना मेडिक्लेम करवाते हैं, ठीक है, मेडिक्लेम करवाते हैं, मेडिक्लेम में भी आपको 80D में डिडक्शन मिलती है, तो आप वहां से भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर आपने एनपीएस में, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में अगर असेसी ने कोई कंट्रीब्यूशन करा है ना, तो उसे अंडर सेक्शन 80CCD1B में, ठीक है, तो यहां पर भी उसको डिडक्शन मिल जाती है 50,000 रुपीज की, 50,000 तक रुपीज की। ठीक है, तो अब 80C देखा हमने, 80D देखा, 80CCD1B देखा। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारा आता है एक सेक्शन आता है, वो आता है हमारा 80E का। ठीक है, 80E में क्या होता है, एजुकेशन लोन पे अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे करा है अपने एजुकेशन लोन पे ना, तो उसकी डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाती है 50,000 रुपीज तक की। ठीक है, अब 80E के बाद 80TTA, आपने कोई भी इंटरेस्ट कमाया है अपने बैंक से, सेविंग बैंक से आपको कोई इंटरेस्ट मिला है ना, तो आपको वो भी टैक्सेबल अप टू 10,000 तक नहीं होगा, मतलब आपको उसकी 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, 10,000 की डिडक्शन हमें यहां से मिल जाएगी। फिर हमारा एक सेक्शन आता है 80EE के लिए, 80EE में हमें मिलती है 50,000 की डिडक्शन। अब 80EE का सेक्शन क्या होता है, 80EE में आपको डिटेल वीडियो मिलेगी, मैं आपको एक समरी शॉर्ट में बता देता हूँ कि 80EE होता क्या है। आपने इंटरेस्ट पे करा है अपने हाउस लोन पे, ठीक है, आपने इंटरेस्ट पे करा, अब लेकिन 2 लाख तक की लिमिट है हाउस प्रॉपर्टी में, आप 2 लाख से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आपका इंटरेस्ट आ रहा है 8 लाख 10 लाख रुपए, बड़ा अमाउंट है, तो सरकार कहती है कि एक एडिशनल अमाउंट आप 2 लाख से ऊपर नीचे डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हो। तो 80EE उस सेक्शन, वो सेक्शन है जहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी डिडक्शंस। तो अब इस डिडक्शन के बाद मैं आपकी सैलरी कैलकुलेट करूं तो 79,440 में से अगर मैं ये सारी डिडक्शन हटा देता हूं ना, तो उसके बाद हमारी बनती है 459,400, मतलब कि 5 लाख से कम। ठीक है, और आपको ये मैंने पहले स्लैब रेट में इसलिए बताया था, 5 लाख से कम आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि मैंने स्लैब में बताया था आपको कि 2.5 लाख तक नील टैक्स है, 2.5 से 5 पे 5% टैक्स लगेगा, लेकिन जो 5 लाख तक की इनकम, अगर किसी की टैक्सेबल इनकम, मैं लिख देता हूं यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है ये चीज, टैक्सेबल इनकम, क्योंकि आपका जो भी टैक्स लगता है वो हमेशा टैक्सेबल इनकम पे लगता है। ठीक है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है ना, तो आपको रिबेट भी मिल जाती है और फिर आपका टैक्स 0 आ जाता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये सारे ऑप्शंस थे आपके पास टैक्स सेविंग्स के, कि कैसे कैसे कोई बंदा अपने टैक्स सेविंग ऑप्शंस देख सकता है और अपने टैक्स को सेव कर सकता है। तो एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। एनुअल सीटीसी में हमने बेसिक सैलरी जो 50% रहती है एनुअल सीटीसी की 8 लाख, फिर उसका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन रहता है, उसकी डिडक्शन मिलती है। फिर हमें एचआरए का मेन कंपोनेंट एचआरए का, ठीक है, एक एचआरए में स्मार्ट टिप देता हूँ। पता है क्या होता है कि एचआरए की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। तो बेसिकली एचआरए की डिडक्शन हम लोग कैसे क्लेम करते हैं। अब आप लोग मान लीजिए दिल्ली सिटी में रहते हैं, ठीक है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होम है दिल्ली सिटी में और आप दिल्ली सिटी में वर्क करते हैं, तो आप कभी एचआरए का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपका सेम सिटी में सेल्फ ऑक्यूपाइड एक हाउस है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली में काम करते हैं और आपका गुड़गांव में एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होम है तो आप उसे एचआरए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड होम है और वो दूर है तो आप अपने पेरेंट्स को भी रेंटल इनकम दे सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को रेंट दीजिए, ठीक है, और फिर आप एचआरए क्लेम कीजिए और वो उनका जो रेंटल इनकम हो रही है ना उस पर कम टैक्स स्लैब में जाएगा, आपके टैक्स स्लैब 30% के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और आप उन्हें रेंट देंगे तो उनमें बढ़ जाएगा कुछ अमाउंट और उनका टैक्स स्लैब कम होगा आपसे। तो ऐसे ही आप अपना टैक्स सेव्स यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एचआरए आया, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, नेट सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने सेट ऑफ करा वहाँ पे। फिर हमने डिडक्शंस देखी 80C 80D और काफ़ी सारी डिडक्शन। और उसके बाद फिर हम लोग आए अपने 459,400 मतलब 5 लाख से कम। तो ऐसे आप लोग अपनी टैक्स सेविंग ऑप्शंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने टैक्स रिटर्न्स को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन्वेस्ट करके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी
और आप लोगों ने इस वीडियो से अपने टैक्स सेविंग ऑप्शंस भी सीखे होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।